हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आपके सामने एक और लेसन का यानी एनसीईआरटी के फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक और लेसन का मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखा हूँ। ये सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे इंटरनल एग्जाम हो चाहे या बोर्ड एग्जाम हो। तो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वॉज ऑन, हाँ, इसको देखने से, इसको समझने से पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी एक बार देख लेना। लेसन आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा और इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने इसके पहले मैंने आन फ्रैंक के बारे में पूरा बताया कि आन फ्रैंक कौन थी, कब जन्म हुआ, कहाँ पे रहती थी, फिर कहाँ पे उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, उनकी फैमिली कहाँ पे हाइड आउट की थी, फिर उसके बाद फाइनली कौन बचा कौन मर गया। ये सारी चीजें मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ आन फ्रैंक के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बता दिए हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि वॉज आन राइट, क्या आन सही थी, है ना, जब उसने ये कहा कि द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल, कि दुनिया 13 साल की बच्ची के बातों को, यानी म्यूजिंग्स का मतलब होता है विचार, है ना, राइट, थिंकिंग, है ना, उसे कोई भी तवज्जो नहीं देगा। मतलब कि वो जब लिख रही थी डायरी तो उसने ये मान लिया था कि अगर ये डायरी किसी के हाथ लग भी गई तो वो उतना इंटरेस्ट या चाव से इसे पढ़ना नहीं चाहेगा, ना तो इस डायरी में लिखी हुई बातों को वो तवज्जो देगा। ठीक है, तो उसने ऐसा कहा, क्या वो सही कही? हाँ, यस, उसने सही कहा। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, बच्चों के बातों को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, उतना अहमियत नहीं देते, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, चलो, यस, हाँ, ये सही उसने कहा। आन वॉज राइट, आन सही थी। व्हेन शी सेड, जब उसने कहा, ऐसा उसने जब कहा, क्योंकि कहा ऐसा, सेड सो मतलब ऐसा जब उसने कहा, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, मतलब कि बच्चे की पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, मीन्स बात, उनकी पर्सनल व्यूज, तो उसकी बातों को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इग्नोर कर देंगे टुवर्ड्स द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो लोग ज्यादा से ज्यादा एक छोटे बच्चे, यानी एक महज कुछ उम्र की बच्ची, 13 साल की बच्ची के बातों को वो लोग सीरियसली या फिर इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दिस एज ऑफ 13 ईयर्स, क्योंकि 13 साल की जो महज उम्र होती है एक क्वाइट इमेच्योर एज होती है। क्वाइट इमेच्योर का मतलब, इमेच्योर मतलब कच्ची उम्र होती है ना, जब बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, जब उनके समझ बहुत कम होती है। टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक इमेच्योर एज कौन सा होता है? 13 साल की महज जो उम्र होती है वो एक इमेच्योर एज होता है। इसीलिए दुनिया बच्चों की बातों को उतना कद्र या फिर उतना केयर या फिर तवज्जो नहीं देगी। हर डायरी वॉज, जो उसने डायरी लिखा था, वॉज ट्रांसलेटेड, जब बाद में जब उसके फादर के हाथ में वो डायरी लगी तो वो डायरी को पूरी दुनिया में फिर ट्रांसलेट किया गया। डच लैंग्वेज में उसने लिखा था पूरा डायरी, आन फ्रैंक ने। तो उस डायरी को कई दुनिया की कई लैंग्वेज में, है ना, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में उसे क्या किया गया, कई भाषा में ट्रांसलेट किया गया। उस डायरी को, उस डायरी में जो लिखा था, उस डायरी को पूरी तरह से ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया गया। एंड हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। एंड हर डायरी प्रोवाइड्स अ क्लोज, उसकी जो डायरी है वो प्रोवाइड करती है, यानी हमें देती है क्या, अ क्लोज स्टडी ऑफ डेली लाइफ, उसकी दिनचर्या, जो डेली लाइफ थी उस समय, कब, जब नाजीज टायरनी, जब नाजीज का क्या था, आतंक, या फिर नाजीज का जो निरंकुश शासक था, है ना, जो तानाशाही थी, तो उस समय जो
उसकी जो लाइफ जो दिनचर्या हुआ करते उसके बारे में एक करीब से हमें स्टडी करने का एक मौका देता है. इट प्रोवाइड्स हर डायरी प्रोवाइड्स अ क्लोज स्टडी ऑफ डेली लाइफ ऑफ आन फ्रैंक अंडर नाजीज टायरनी. तो लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन हैज मोर पेशेंस देन पीपल. इसको पहले समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और इंटरनल एग्जाम में, है ना, स्कूल में जो एग्जाम होता है, कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. इसको जस्टिफाई करो, इसको बताओ कि कैसे, है ना, जस्टिफाई करो, जस्टिफिकेशन करो. ये पूरे स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही बैठ रहा है ना, ये बिल्कुल सही है. ऑथर क्या कहना चाहता है, यानी आन फ्रैंक का कहने का मतलब है कि पेपर के पास बहुत पेशेंस होता है. क्यों? क्योंकि पेपर पे तुम कितना अच्छी बातें, बुरी बातें, इट मीन्स अपने इमोशंस, अपनी बातें भड़ास निकाल लो, कितना आप जो चाहे वो आप लिखो, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब कुछ जितना आपको महसूस हो रहा है, अच्छा बुरा या फिर मिक्स्ड रिएक्शन, सारे इमोशंस लिख डालो. लेकिन कभी भी पेपर तुम्हें रिएक्ट नहीं करेगा, पेपर कभी भी तुम्हें उलट कर जवाब नहीं देगा. हाँ, इसी के उलट अगर आदमी से हम या फिर व्यक्ति से, इंसान से अगर हम अपनी बातें शेयर करते हैं तो शायद वो अपने ही दुनिया में या फिर अपने ही प्रॉब्लम में फंसा है, अपने ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, तो आपके बातों को क्यों सुनेगा, क्यों तवज्जो देगा. तो बात सही है कि लोगों से अगर अपनी बातें, अगर अपनी इमोशंस, अपनी इच्छाएं, अपनी जो सीक्रेट्स है या फिर अपनी इमोशंस अगर शेयर करते हो, अपनी बातें, अपने मन की बात बताते हो, तो शायद लोग सुनने को रेडी नहीं हो. क्यों? क्योंकि लोग इम्पेशेंट हैं, क्योंकि उनके पास उतना वक्त नहीं है, राइट. एक दूसरे की लाइफ में वो नहीं झांकना चाहते, वो नहीं दखल अंदाजी दे पाते, वो ना ही अपने शब्द वो आपसे शेयर कर पाते. मतलब कि लोगों से कहो तो वो इम्पेशेंट हो जाते हैं. तो उसका कहने का मतलब था आन फ्रैंके कि मेरे लाइफ में पेपर ही एक ऐसा इंसान की तरह, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसी चीज है जो सब्र रखता है, मुझे इम्पेशंस नहीं दिखाता है. मतलब पेपर उसे सब्र करना सिखाता है, एक तरीके से कहे तो. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस या धैर्य होता है. वो सारी बातों को सुनता है, हर बात को वो सुनता है, मानता है जो कहोगे. और लेकिन इंसान की जब बात आती है, इंसान से हम यही बात शेयर करते हैं, तो क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, बेसब्र हो जाता है, आपा खो देता है, गाली गलौज कर देता है. यही कहने का यहाँ पे मतलब समझाया है. आन कहती है, आन मानती है, बिलीव्स मतलब मानती है, दैट कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ. व्यक्ति या फिर कोई भी लोग या फिर लोग दूसरे के जीवन में नहीं इंटरेस्टेड है, यानी रुचि नहीं दिखाते हैं. मतलब कि लोग दूसरे के लाइफ में नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, वो रुचि नहीं लेते हैं. एज, क्योंकि, है ना, दे आर स्टक. स्टक मतलब फंस जाना, है ना, स्टक का मतलब फंस जाना. वो खुद अपने ही प्रॉब्लम में खुद फंसे हैं. एज, बिकॉज, एज का मतलब बिकॉज के बराबर, याद रखना, है ना, बिकॉज के बराबर है ना, ठीक है. बिकॉज दे आर स्टक विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो खुद अपने ही प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं. सो का मतलब इसलिए इट इज रियली हार्ड, इसीलिए ये इतना मुश्किल हो जाता है टू गेट समवन, किसी ऐसे व्यक्ति को फाइंड करना, पता करना, पाना या ढूंढना, हु कैन गिव इम्पोर्टेंस टू हर डायरी, जो उसकी डायरी में लिखे हुए बातों को समझे, पढ़े और उसके साथ शेयर भी करे उसके अपने रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही है आन फ्रैंक कि वो मानती है कि लोग दूसरे के लाइफ में नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना, लेते हैं, क्योंकि वो खुद अपने ही प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं. इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है समवन मतलब किसी को भी ढूंढना, ऐसे व्यक्ति जो उसकी डायरी को पढ़ सके, उसकी डायरी को तवज्जो दे सके, उसकी बातों को वो फील कर सके. पीपल फील, लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन कैसा, बोर्ड,
अगर किसी को अपनी दुख या फिर अपनी पीड़ा, अपनी बातें, अपनी मन की बातें, दिल की बातें बताओ तो वो बोर हो जाते हैं, यानी उब जाते। पीपल फील बोर्ड एंड बिकम इम्पेशेंट, और वो क्या हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। उनको धैर्य रखा नहीं जाता है ना। When we talk about our problem, जब हम अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी लोगों से, जब लोगों से बात करते हैं तो वो बोर हो जाते हैं हमारी बातें सुनकर, और वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, यानी कि वो धैर्य खो देते हैं अपना। चलो, इसी के उलट है कि लोग तो अपना धैर्य खो देते, बोर हो जाते, लेकिन उसने क्यों ऐसा कहा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वो इस पैराग्राफ में हम समझेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ की बात किया कि पेपर की, व्हेन वी राइट आवर फीलिंग्स, जब हम अपने फीलिंग्स को लिखते हैं, एंड थॉट्स को ऑन पेपर, जब पेपर पे अपने बातों को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, भावनाओं को लिखते हैं, तो ऑन पेपर वी कैन राइट एज लॉन्ग एज वी वॉन्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी वन एंड इट डज नॉट रिएक्ट। एज लॉन्ग एज मतलब कि जब तक हम चाहें, बिना कुछ सोचे, बिना सेकेंड थॉट के हम उस पर लिखे जा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इट डज नॉट रिएक्ट, और पेपर, इट मतलब पेपर के लिए, इट डज नॉट रिएक्ट, ये उलट के कभी भी हमें जवाब नहीं देता है। कौन? पेपर के अंदर इतना धैर्य होता है। वी कैन शेयर ऑल काइंड ऑफ आवर फीलिंग्स, हम एक पेपर पे हम अपनी सारी फीलिंग्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पेपर नेवर गेट्स बोर्ड और स्टॉप्स, पेपर कभी भी बोर नहीं होता है, ना तो वो रुकता है, ठीक है, ना तो हमें रोकने की कोशिश करता है। स्टॉप्स अस टू राइट, लिखने के लिए हमें ना तो कभी रोकता है, ना ही वो बोर होता है हमारी बातें सुनकर। इट बिहेव्स लाइक अ ट्रू फ्रेंड, और ऑथर क्या कहती है, मतलब कि जो राइटर है, यानी बोल सकते हैं आन फ्रैंक क्या कहती है कि ये जो पेपर है, इट पेपर के लिए हो, पेपर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो मानो एक ट्रू फ्रेंड हो, एक सच्चा दोस्त हो। इट बिहेव्स लाइक अ ट्रू फ्रेंड हु कीप्स आवर सीक्रेट, जो हमारी बातों को किसी से शेयर नहीं करता, वो सीक्रेट रखता है। एंड लिसन्स टू अस, और हमारी एक एक बातें कितनी पेशेंसली सुनता है। अवर या फिर योर में से कोई एक और लगा रहा हो तो यहाँ पे अस लगाना, योर लगा तो यहाँ पे यू लगाना, ठीक है। हम हमारे सीक्रेट्स को अपने पास रखता है, और हमारी सारी बातों को सुनता है। वो भी कैसे सुनता है? पेशेंसली मतलब कि धैर्य से। इसीलिए आन कहती है कि दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के पास जितना पेशेंस है वो लोगों से कहीं अधिक है। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट टेल्स यू दैट आन लव्ड हर ग्रैंडमदर, कौन सी ऐसी बातें हैं जो टेक्स्ट बुक में दी गई है या फिर डायरी में दी गई है जो ये बताती हैं कि वो आन फ्रैंक अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी, है ना, बहुत वो पसंद करती थी। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ डिड आन डिस्क्राइब हर लव फॉर हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के लिए वो कैसे अपने प्यार को दिखाती है, यानी कैसे वो बयां करती है, ठीक है। तो लेट अस सी, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। व्हेन आन्स ग्रैंडमदर, जब आन की जो दादी माँ थी जब वो मर गई यानी एक्सपायर हो गई, शी स्टेटेड, तो उसने कहा, किसने? शी मतलब कि आन फ्रैंक ने कहा, क्या कहा? स्टेट करना मतलब कहना भी होता है, ठीक है। स्टेटेड, उसने कहा, आन फ्रैंक ने कहा कि नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई भी ये नहीं समझ सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई ये मान ही नहीं सकता है, कोई ये मेरी बात को, मेरे इमोशंस को, मेरे मन की भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता कि मैं उससे कितना प्यार करती थी, मैं उसको कितना पसंद करती थी, मैं अपनी दादी माँ से बेतहा प्यार करती थी। वो क्या कहती थी? उसने कहा कि दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी, कि उसकी इंटेंसिटी को कोई नहीं जान सकता है, कि ऑफ हर लव फॉर हर ग्रैंड माँ, कि वो उसका प्यार अपनी उसकी दादी माँ के लिए कितना गहरा था। शी ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा, किसने? आन फ्रैंक ने ये भी कहा कि नो वन कुड इमेजिन, कोई यहाँ तक कल्पना भी नहीं कर सकता है
हाउ हाउ मच शी थॉट ऑफ हर, कि वो कितना मिस करती है और उसे कितना वो याद करती है उसके जाने के बाद। एंड शी लिट अप एन एक्स्ट्रा कैंडल, वो एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाती थी किसके लिए? अपने दादी माँ को कंसोल देने का, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, उनको एक तरीके से याद करने के लिए, ठीक है। शी लिट अप मतलब कि वो जलाया करती थी। एन एक्स्ट्रा कैंडल फॉर हर, किसके लिए? फॉर हर मतलब कि ग्रैंड मदर के लिए। अपने जब उसकी ग्रैंड मदर क्या हो गई? एक्सपायर हो गई, तो अपने दादी माँ के लिए वो एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाया करती थी, राइट, जब भी उसका बर्थडे आया करता था। तो शी लिट अप एन एक्स्ट्रा कैंडल फॉर हर ड्यूरिंग हर बर्थडे। दिस शोड हर, यही बातें, यही सारी चीजें ऊपर की जो अभी बताया, दिस शोड, यह दिखाता था हर लव फॉर ग्रैंड मदर, उसका जो प्यार था उसकी दादी माँ के लिए कितना गहरा था। दिस शोड हर लव फॉर हर ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Anne write in her first essay? फर्स्ट एसे में आन क्या लिखती है? उसको मिस क्यूप्रस, नहीं, मिस्टर केजिंग जो मेल टीचर थे मैथ्स के, वो एक्चुअली चिढ़ते थे, मतलब कि इसकी एटीट्यूड से, इससे थोड़ा एक तरीके से अलग तरीके से पेश आते थे, है ना। मतलब कि वो जब भी पकड़ते थे इसको, आन फ्रैंक को क्लास में बात करते हुए, तो पनिशमेंट दे देते थे, जाओ ये ऐसे लिख के लाओ, जाओ वो ऐसे लिख के लाओ। तो सबसे जो पहला ऐसे मिला, उस ऐसे में इसने क्या लिखा, वही क्वेश्चन है कि व्हाट डज आन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। उसे पनिशमेंट जब मिला ऐसे लिखने के लिए, हालांकि मारते तो नहीं थे, है ना, मिस्टर केजिंग मारते नहीं थे, मैथ्स के टीचर थे, लेकिन उन्होंने पनिशमेंट दिया था, पहला ऐसे लिखने के लिए दिया था पनिशमेंट के रूप में। तो वही क्वेश्चन पूछा कि पहले ऐसे में क्या लिखती है आन, ठीक है। मिस्टर केजिंग आस्क्ड, मिस्टर केजिंग ने कहा था, यहाँ पे पूछना नहीं कहना होगा, क्या होगा यहाँ पे? कहना। देखो, आस्क का मतलब कहना पूछना दोनों होता है। जब भी क्वेश्चन में होगा तो आप पूछना, अगर स्टेटमेंट में होगा, सीधा साधा स्टेटमेंट में होगा, प्लेन सेंटेंस में होगा, तो वहां पे कहना हो जाएगा। तो मिस्टर केजिंग ने कहा था हर टू राइट, उसको कहा था टू राइट, किसको कहा था? आन फ्रैंक को, टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक, ऐसे टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए बोला था जिसका नाम था अ चैटर बॉक्स। पहला जो ऐसे था वो था, उसका नाम था चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स। एज पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में उसे मिला था। इन द फर्स्ट ऐसे, जब वो पहला ऐसे उसे पनिशमेंट के रूप में मिला, तो उसने शी एक्सेप्टेड, उसने तो झट से एक्सेप्ट कर लिया, है ना। किसने? आन फ्रैंक ने। द ड्रॉबैक्स, शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स, भले परेशानी हुई, भले दिक्कत आई, लेकिन ये सारी चीजें वो मान ली कि चलो लिख के लाती हूँ। तो शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मतलब यहाँ पे कमियां होगा, ठीक है, ड्रॉबैक्स मतलब कमियां। उसने अपनी कमी को या फिर अपने फॉल्ट को उसने माना, ठीक है, कि मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है कि मैं बहुत बातूनी हूं। तो शी एक्सेप्टेड मतलब कि यहाँ पे आन फ्रैंक कहती है कि मैं बातूनी तो हूं, वो अपनी बातों को एक्सेप्ट करती है। तो शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स हर फॉल्ट, ड्रॉबैक्स लिखो या फिर हर फॉल्ट को एक ही लिखना, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग टॉकटिव, कि वो एक बातूनी लड़की है, खूब बात करती है। बट लेकिन अर्ग्यूड, लेकिन उसने ये अर्ग्यू किया, ये बात अपनी रखी, राइट, किसके सामने? उस मैथ्स टीचर के सामने, यानी मिस्टर केजिंग के सामने। क्या रखा? जब ऐसे लिखा तो उसमें उसने क्या अपनी बात रखी? उसने दैट कि इट वॉज इन हर जीन्स, ये तो उसकी जीन्स में है, बातचीत करना या फिर जो उसकी जो बात करने की आदत है वो तो उसके जीन्स में है। जीन्स मतलब कि तुम लोग साइंस में आप लोग पढ़े होगे, जीन्स क्या होता है? ये एक जेनेटिक मतलब कि मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को या फिर ट्रेड को ट्रांसफर करता है। कभी कभी होता है माँ की
माँ का चेहरा बेटे को मिल गया। अब माँ का चेहरा बेटे को मिला तो बेटे का क्या दोष है, बेटे का चेहरा बदलोगे, वो तो जेनेटिक है ना। तो यहाँ पे ये भी कह रही है कि मेरी बात करने की जो आदत है, टॉकेटिवनेस, वो तो मेरे जीन में है, मतलब कि मेरे विरासत में है। मुझे एक तरीके से हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स, मेरे जेनेटिक्स में ही है, मतलब कि मेरे बॉडी के अंदर जो जीन्स है ना, जेनेटिक मटेरियल, उसी में वो मेरे माँ से मुझे मिला है, ठीक है। एज, क्योंकि जैसा कि हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, जैसा कि वो कह रही है कि उसकी माँ भी बहुत टॉकेटिव है। तो उसकी माँ की टॉकेटिवनेस किसको मिल गई है, उसके जीन्स में आ गई है। किसके, आन फ्रैंक के जीन्स में उसकी माँ की ट्रेट ट्रांसफर हो गई है। तो ये तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स से ट्रेट मिलते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होता है, ये तो साइंस में पढ़े हुए हो, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप द हैबिट। तो यहाँ पे आन फ्रैंक क्या कहती है अपने आर्गुमेंट में कि ये मुश्किल होगा ये आदत को, हैबिट को छोड़ना। गिव अप मतलब कि छोड़ देना, गिव अप मतलब छोड़ देना, लीव कर देना, है ना, ड्रॉप करना। तो ये डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा मेरे लिए ये बातचीत करना, या फिर टॉकेटिवनेस, या फिर बकबक करने की जो आदत है उसे छोड़ना, ये बहुत ही भारी या डिफिकल्ट है मेरे लिए। एंड क्योंकि जो जेनेटिक चीजें उसे नहीं बदला जा सकता जल्दी, ठीक है, ना तो बदल सकते हैं। एज, यहाँ पे, एंड इट वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ट्रेट। क्योंकि बातचीत करना, है ना, ये तो बच्चों का ट्रेट है, ये बच्चे में तो खूबी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा उदास हो जाएगा, बच्चा न्यूट्रल हो जाएगा, तो शायद वो बीमारी का शिकार हो सकता है। इवन मिस्टर केजिंग लाफ्ड एट द आर्गुमेंट, जो उसने लिखा था आन ने, ये आर्गुमेंट, ये बातें कि मेरी माँ से मुझे ये जीन्स में मुझे ये मिला है टॉकेटिवनेस, क्योंकि माँ खुद ही मेरी बातूनी है ना, और ये जो आदत है जो जेनेटिकली मुझे ट्रांसफर हुआ है, उसे छोड़ना, इस हैबिट को छोड़ना, गिव अप करना डिफिकल्ट है, नहीं छोड़ पाऊंगी, ये मेरे बस का है ही नहीं। एंड इट वाज आल्सो अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और ये जो बातचीत करना है, टॉकेटिवनेस, ये तो स्टूडेंट या विद्यार्थी का एक ट्रेट मतलब कि एक खूबी या लक्षण होता है। इवन मिस्टर केजिंग लाफ्ड, यहां तक कि मिस्टर केजिंग जब ये पढ़े ये आर्गुमेंट एसे के रूप में, तो वो हंस पड़े एट द आर्गुमेंट, जो उसने बातें अपनी रखी थी एसे के रूप में, किसने, आन फ्रैंक ने, विच शी हैड गिवन। तो एक बार और क्लियर कर देता हूं कि इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आंस को जब मिला था पनिशमेंट फर्स्ट ऐसे लिखने के लिए, तो कौन से टॉपिक पे और क्या लिखती है, तो मिस्टर केजिंग कहे थे उसको हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक, चैटर बॉक्स टॉपिक पे उसे एसे लिखने के लिए पनिशमेंट के रूप में दिया था। इन द फर्स्ट एसे, पहले ही निबंध में शी एक्सेप्टेड, उसने अपनी कमियों को माना, हर फॉल्ट या हर ड्रॉबैक, अपनी फॉल्ट को उसने एक्सेप्ट किया, कि किस फॉल्ट को, ऑफ बीइंग टॉकेटिव, मतलब कि वो खुद क्या है, टॉकेटिव है, इस बात को मानती है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप द हैबिट, नहीं सॉरी यहां से मैं भटक गया, बट अर्ग्यूड, लेकिन उसने अपनी बात कही ऐसे में, क्या, कि दैट, ऐसे मतलब निबंध, दैट इट वॉज इन हर जीन्स, क्योंकि ये जो आदत है बकबक की, वो उसके जीन्स में है। एज हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, क्योंकि उसकी माँ भी बकबक करने वाली इंसान है, ये उसकी माँ से ये जेनेटिकली उसके जीन्स में ट्रांसफर हुआ है। इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप, और ऐसे जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उसको बदलना डिफिकल्ट होता है या फिर नहीं बदल पाते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप द हैबिट, ऐसे आदत बदलना मुश्किल लग रहा है। एंड इट वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ट्रेट, और बातचीत करना तो बच्चों का एक ट्रेट, खूबी होता है। इवन मिस्टर केजिंग लाफ्ड एट द आर्गुमेंट, मिस्टर केजिंग भी ये पढ़ के, ऐसे को पढ़कर बहुत ही हंसे, मतलब कि लाफ्ड एट द आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट उसने किया था, अपनी तर्क रखा था, किसने, आन फ्रैंक ने, तो इसको पढ़कर वो खूब लाफ आउट किए, मतलब खूब ठहाके ला के हंसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु हेल्प्ड आन इन राइटिंग द एसे, एसे लिखने में आन की किसने मदद की, भाई एसे लिखने में किसने मदद की उसकी, तो लेट अस सी। हालांकि पहला एसे तो उसने खुद लिखा, ठीक है, दूसरा एसे भी
लगभग उसने लिखा। फिर उसने क्या कहा कि अब मेरे लिखने की जेन्यूनिटी है, राइट, मतलब कि जेन्यूननेस है, जो मेरे अंदर ओरिजिनलिटी अब खत्म हो चुकी है। तो उसकी मदद के लिए उसकी फ्रेंड आती है जिसका नाम सान होता है, राइट, सान, सांड नहीं, सान, ठीक है ना। सान उसकी जो फ्रेंड होती है वो पोएट्री लिखने पढ़ने में, कंपोज करने में काफी माहिर होती है। तो उसने सजेस्ट किया इसको, किसको, आन फ्रैंक को, कि क्यों ना इस बार ऐसे जो है वो पोएटिक फॉर्म में लिखा जाए, यानी पोएम के फॉर्म में लिखा जाए। चलो देखते हैं। आन वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। फॉन्ड ऑफ का मतलब कि पसंद होना, है ना, लाइक अ लॉट, लाइक अ लॉट, लाइक अ लॉट, ठीक है। तो आन वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, आन को बातचीत करने में खूब मजा आता था या फिर उसे बहुत पसंद था। अलॉट इन द, अलॉट मतलब खूब सारा, इन द रनिंग क्लास मतलब चलते क्लास में, चालू क्लास में उसे बात करना, बकबक करना, लोगों से पक पक करना उसे बहुत पसंद था। रनिंग क्लास या ऑनगोइंग क्लास भी लिख सकते हो। मिस्टर केजिंग पनिश्ड हर, मिस्टर केजिंग इसी वजह से, इसी बकबक की वजह से, बातचीत करने की वजह से चालू क्लास में मिस्टर केजिंग ने, जो मैथ्स के टीचर थे उसके, पनिश्ड हर, उसको पनिशमेंट दिया। एंड गेव हर एसेज, उसको एसे लिखने के लिए दिया। क्या है? एसे लिखने के लिए, एसे मतलब निबंध लिखने के लिए। टू राइट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक धड़ाधड़। पहले दिन पकड़ा फिर ऐसे, दूसरे दिन पकड़ा फिर ऐसे, तीसरे दिन पकड़ा तो फिर ऐसे दिए। ये तीसरे दिन का आई थिंक ऐसे है। व्हेन शी डिडंट स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास, जब वो क्लास में नहीं बात करना बंद की। व्हेन शी वॉज गिवन टू राइट द essay ऑन द टॉपिक, तभी, है ना, तभी उसे क्या किया गया है, हाँ ये वैन को काट दो, ठीक है, वैन लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, शी डिडंट, जब उसने, व्हेन शी डिडंट स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास, जब वो बातचीत करना क्लास में नहीं रोकी, नहीं मानी। शी वॉज, देन लिख सकते हो, देन, यहां पे देन लिख सकते हो। देन शी वॉज गिवन टू राइट द essay, तब उसे ऐसे लिखने के लिए फिर से दे दिया गया। ऑन द टॉपिक, कौन से टॉपिक पे, क्वैक क्वैक क्वैक, कॉमा देने का, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये इसका टॉपिक है। मतलब इतने बड़े टॉपिक पे आपको ऐसे लिख के लाना है दूसरे दिन। क्या टॉपिक था? मिस्टर केजिंग gave her to write an essay on the topic quack quack quack, said mistress chatterbox. She decided to make, और उसने डिसाइड किया, राइट, उसने डिसाइड किया। शी डिसाइडेड टू मेक इट ओरिजिनल, वो कोशिश की कि मैं अपने हिसाब से, मैं चाहूंगी कि ओरिजिनली मैं अपने बातों को लिखूं, लेकिन वो उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा था, है ना, कि अब क्या लिखूं। दो ऐसे तो पहले ही दिखाया, तो दोनों में तो मैं जितना मेरे दिमाग में था वो सब भड़ास निकाल दिया था, लेकिन इस ऐसे में क्या लिखूं। तो हर फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड थी, हु वॉज गुड एट पोएट्री, हु मतलब जो पोएट्री में अच्छी थी, ठीक है। जब भी हु बीच में आता है तो उसका मतलब ज से होगा, जो अगर पहले आता है तो उसका मतलब कौन होता है, ठीक है। हर फ्रेंड, उसकी दोस्त, जो हु वॉज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री लिखने पढ़ने में और कंपोज करने में काफी अच्छी। गुड एट का मतलब कोई काम में अच्छा होना, ठीक है। हेल्प्ड हर, उसकी मदद की। एंड सजेस्टेड हर, उसको सजेस्ट किया, यानी उसको सुझाव दिया। टू राइट द एंटायर एसे, पूरा ऐसे को वर्स फॉर्म में लिखने के लिए उसने सजेस्ट किया, ठीक है। अब वर्स फॉर्म क्या होता है? वर्स का मतलब होता है पोयम का जो लाइंस होता है, राइट, उसे वर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जो पोयम का जो 2-3 लाइन 4 लाइन जो भी है ग्रुप में अगर रहेगा तो उसको स्टांजा बोलते हैं, ठीक है। जो एक लाइन है उसको वर्स बोलते हैं। तो उसने बोला, उसकी फ्रेंड ने, कि क्यों ना इस बार हम लोग पोएटिक फॉर्म में लिखते हैं। तो उसने, सान उसकी फ्रेंड का नाम था, तो उसने उसकी मदद की। तो आन ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन मिस्टर केजिंग, आन ने कोशिश की कि मिस्टर केजिंग के ऊपर एक जोक बनाया जाए, मतलब कि उनपे एक कटाक्ष क्रिएट किया जाए, है ना, कि उनको थोड़ा बुरा जैसे, गिल्टी जैसे महसूस हो, ऐसा हम ऐसे लिखे, ठीक है।
मिस्टर केजिंग विद द एसे। मिस्टर केजिंग अंडरस्टूड, जब मिस्टर केजिंग ने ये पढ़ा एसे पोएटिक फॉर्म में, है ना, पोएम के रूप में। ऐसे पूरा पोएम के रूप में था, टेक्स्ट के रूप में नहीं था। इट इन द व्हेन मिस्टर केजिंग अंडरस्टूड इट, जब उन्हें समझ में आ गया, इन द राइट वे, जब सही तरीके से समझ में आ गया पढ़ने के बाद, एंड रेड इट इन द क्लास, तो उन्होंने क्लास में पढ़ा भी, राइट, उन्होंने क्लास में पढ़ के सुनाया भी सबको ये ऐसे। ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ चुके हैं, वो समझ चुके थे। ही अंडरस्टूड, उन्हें समझ में आ गया था, दैट शी वॉज नॉट डल, इतनी वो गई गुजरी बच्ची या लड़की नहीं है, डल स्टूडेंट नहीं है। डल मतलब कि पुअर। डिस्पाइट ऑफ बीइंग टॉकेटिव, डिस्पाइट ऑफ कब यूज करते हैं, कोई चीज होते हुए भी, के होने के बावजूद भी, ऐसे मीनिंग आया तो डिस्पाइट ऑफ वर्ड यूज करते हैं। डिस्पाइट ऑफ बीइंग टॉकेटिव, टॉकेटिव होने के बावजूद भी, पक करने वाली होने के बावजूद भी वो एक डल स्टूडेंट नहीं है। उन्हें क्या हो गया था, उन्हें समझ में आ चुका था। सिंस देन मतलब तब से, सिंस देन मतलब तब से, सिंस देन मतलब तब से। शी वॉज अलाउड टू टॉक, तब से उसको बात करने की इजाजत मिल गई क्लास में। एंड डिडंट गेट पनिशमेंट अगेन, फिर उसे ऐसा पनिशमेंट कभी नहीं मिला। एक बार और देख लेते हैं। आन को पक करना चालू क्लास में बहुत पसंद था। मिस्टर केजिंग पनिश, उसको पनिशमेंट के रूप में क्या किए, ऐसे लिखने के लिए एक के बाद एक देते गए। क्यों देते गए, क्योंकि वो बार बार पकड़ी जाती थी बात करते हुए। When she didn't stop talking, जब उसने बात करना नहीं बंद किया है क्लास में, तो तीसरी दफा उन्होंने she was given to write, उसे दे दिया गया था क्या, to write the essay, कि essay लिखो on the topic, इस टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे, quack said mistress chatterbox, इतना बड़ा टॉपिक का नाम है। she decided to make it original, उसने ऐसे लिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लिख नहीं पाई। 2 ही ऐसे लिख पाई, पहला और दूसरा, लेकिन तीसरे में उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे नहीं लिख पाएगी। क्यों, क्योंकि जितना बात था वो तो पहले के ऐसे में सारा कह चुकी है। हर फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड थी, है ना, हु वॉज गुड एट पोएट्री, हेल्प्ड हर, उसकी मदद की, जो पोएट्री में अच्छी थी। एंड सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, हर टू राइट द एंटायर एसे इन वर्स फॉर्म। वर्स फॉर्म मतलब पोएटिक फॉर्म में पूरा ऐसे लिखने का सजेशन दिया। आन ट्राइड टू प्ले, आन ने कोशिश की कि उस पोएम में एक जोक क्रिएट किया जाए, जो किसके ऊपर फिट हो, मिस्टर केजिंग के ऊपर। आन ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन मिस्टर केजिंग विद द ऐसे के हेल्प से वो एक जोक क्रिएट करे जो मिस्टर केजिंग के ऊपर सही कटाक्ष बैठे, है ना, मजाक बने। मिस्टर केजिंग अंडरस्टूड, जब उन्होंने पढ़ा ये ऐसे पोएटिक फॉर्म में आ गया था, इन द राइट वे, उनको सही तरीके समझ में आ गया था। एंड रेड इट इन द क्लास, और उन्होंने इस पोएम को इस ऐसे को क्लास में भी पढ़ के सुनाया। ही अंडरस्टूड दैट शी वॉज नॉट डल, उन्हें समझ में आ गया था कि वो एक पुअर गर्ल या फिर गई गुजरी विद्यार्थी नहीं है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग, के होते हुए भी, किसके होते हुए भी, भले वो टॉकेटिव क्यों ना हो, टॉकेटिव यानी बातूनी होने के बावजूद भी वो एक डल लड़की नहीं है। सिंस देन, तब से, शी वॉज अलाउड टू टॉक, तब से उसको क्लास में बात करने की इजाजत मिल गई। एंड डिडंट गेट पनिशमेंट अगेन, फिर उसे ऐसा पनिशमेंट कभी नहीं मिला। चलो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर केजिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। तो यहां पे क्वेश्चन दिया है कि क्या टीचर्स मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब कि उनका ठिकाना नहीं होता, कब क्या वो दे देंगे, कब क्या पनिशमेंट देंगे, कब क्या होमवर्क देंगे, कब क्या रिजल्ट में चेंज कर देंगे, कब उनके मन में क्या आ गया, जब चाहे तब कुछ भी चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल है। ये कौन कह रहा है, ये आन फ्रैंक अपने डायरी में कहती या लिखती है जब वो स्कूल टाइम में रह रही होती है या फिर जा रही होती है। तो इज मिस्टर केजिंग, क्या मिस्टर केजिंग सचमुच में, इज मिस्टर केजिंग अनप्रेडिक्टेबल, क्या मिस्टर केजिंग सचमुच में अनप्रेडिक्टेबल है। हाउ, है तो कैसे है,
कि अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जो कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी एक्शन ले सकता है, ठीक है, उसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। आन फ्रैंक वॉज डिस्कसिंग विथ हर फ्रेंड्स अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ हर क्लास। आन फ्रैंक क्या कर रही थी, डिस्कस कर रही थी, किससे, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अबाउट द रिजल्ट ऑफ हर क्लास, कि उसके क्लास का रिजल्ट सारे बच्चों का कैसा आएगा। तो आन फ्रैंक ओपन हाउस का टाइम था जब आन फ्रैंक सारे बच्चों से, अपने फ्रेंड से बात करी थी, किस चीज के बारे में, अबाउट द रिजल्ट ऑफ हर क्लास, क्लास के रिजल्ट के बारे में। शी वॉज अ बिट नर्वस, वो थोड़ी सी नर्वस थी, बिट मतलब थोड़ा सा, वो थोड़ी नर्वस थी, अबाउट हर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को लेकर, स्पेशली किसमें, मैथ्स में, मैथ्स के रिजल्ट को लेकर। क्यों, क्योंकि मैथ्स कौन पढ़ाता था, मिस्टर केजिंग पढ़ाते, जो उसको क्या बार बार ऐसे लिखने के लिए पनिशमेंट के रूप में दे देते। तो एक तरीके से उनका जो बिहेवियर था एक नॉट जनरल था, राइट, वो स्पेसिफिकली वो अजीब तरीके से बिहेव करते थे उसके साथ, है ना। बाकी बच्चे नहीं दिखते थे, यही दिख जाते थे, जब देखो तब इसी को दे देते थे ऐसे। शी फेल्ट अ क्वार्टर द क्लास वर डमीज, उसे क्या लगा कि अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, मतलब कि जो लगभग जो क्लास है ना, 1/4 है ना, अ क्वार्टर मतलब 1/4 जो क्लास है वो तो पूरा डमीज है। डमीज का मतलब कि वो ज्यादा पढ़ने लिखने वाले नहीं है। डमीज का मतलब कि वो बस टाइम पास के लिए, मतलब कि वो उनका पढ़ने से लेना देना नहीं होता है। तो वो एंड कुड बी केप्ट इन सेम फॉर्म, फॉर्म मतलब क्लास, ठीक है, तो उन्हें कुड बी केप्ट, उन्हें रखा जाएगा, है ना, इन द सेम क्लास, सेम क्लास में शायद वो अटक जाएंगे, उसी क्लास में वो उनको रहने दिया जाएगा, मतलब कि उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। बट लेकिन शी वॉज नॉट श्योर, लेकिन वो भी अपने रिजल्ट को लेकर श्योर नहीं थी, और इस बारे में भी श्योर नहीं थी कि बाकी जो क्वार्टर ऑफ द डमीज जो बच्चे थे, है ना, 1/4 बच्चे, वो क्या करेंगे, वो पास होंगे भी या नहीं, वो भी श्योर नहीं थी। शी फेल्ट एवरीथिंग डिपेंडेड, उसे लगा, उसे महसूस हुआ कि हर जो भी काम होता है रिजल्ट का, है ना, या फिर बच्चे से रिलेटेड, डिपेंडेड ऑन द टीचर्स, वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, टू डिसाइड, कि वो क्या डिसाइड करते हैं। दे वुड डिसाइड हु वुड बी प्रमोटेड, वो टीचर्स खुद डिसाइड करेंगे, दे वुड डिसाइड, वो खुद डिसाइड करेंगे, हु वुड बी प्रमोटेड, किसको प्रमोट करना चाहिए नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट क्लास में, और बी केप्ट बैक, और उनको उसी क्लास में रखना है। ये किसको डिसाइड करना है, टीचर्स को। नॉट ओनली दिस, नो है, नॉट ओनली दिस, यही नहीं, ही वॉज इंडिफरेंट, ही मतलब कौन, ही मतलब मिस्टर केजिंग, मिस्टर केजिंग मतलब कि जो मेल टीचर मैथ्स के थे। ही वॉज इंडिफरेंट टू आंस बिहेवियर, वो एक इंडिफरेंट तरीके से, मतलब कि एक मतलब डिफरेंट का मतलब तो समझ में आता है ना, अलग तरीके, इनडिफरेंट मतलब कि एक अजीब तरीके से बिहेव करते थे, मतलब कि एक अजीब तरीके से बिहेव मतलब कि उसको स्पेसिफिकली टारगेट करते थे, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ही वॉज मतलब कि मिस्टर केजिंग वॉज इंडिफरेंट टू आंस बिहेवियर, आंस के बिहेवियर को लेकर, आंस के बिहेवियर को लेकर वो काफी इंडिफरेंट दिखते थे, है ना, मतलब कि सीरियस नहीं दिखते थे, वो अजीब तरीके से पेश आते थे। अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर ही लाफ्ड, पहले तो पढ़ने के बाद हंसते थे, है ना, उन्होंने हंसा, बट लेटर, और बाद में पढ़ने के बाद, ही अलाउड आन, और आन को परमिशन दे दिया, टू टॉक इन द क्लास, की क्लास में बात कर सकते हो। आफ्टर रीडिंग हर एसे, जब उन्होंने उसका एसे पढ़ा। देयरफॉर, इसीलिए, है, देयरफॉर मतलब कि इसीलिए, सो या देयरफॉर यहां पे आ सकता है, देयरफॉर इसीलिए, शी फेल्ट, उसे ऐसा लगा कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, टीचर्स क्या है, अर्थ पे मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर है, मतलब कि वो उनका प्रेडिक्शन कोई नहीं लगा सकता, वो कब क्या करेंगे, कब क्या डिसाइड करेंगे, किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। चलो एक बार और फिर से समझा देता हूं। आन फ्रैंक उस दिन की बात कर रही है, ये स्टेटमेंट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कब कहती है, कब उसे लगता है, जब रिजल्ट
का डे आने वाला था, तो उस दिन रिजल्ट के दिन शायद रिजल्ट के बारे में आन अपने फ्रेंड से बात कर रही थी अबाउट रिजल्ट ऑफ हर क्लास, कि क्लास का रिजल्ट क्या होगा। शी वॉज अ बिट नर्वस, वो थोड़ा सा चिंतित थी अपने रिजल्ट को लेकर जो मैथ्स में ठीक नहीं थी। शी फेल्ट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, उसे लगा कि 1/4 जो क्लास है वो डमीज है, मतलब पढ़ने में पुअर है और वो शायद उसी क्लास में रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। शी वॉज नॉट श्योर, वो ये भी श्योर नहीं थी, वो भी ये भी बात पक्का उसे नहीं था, कंफर्म नहीं था। शी फेल्ट एवरीथिंग, उसे ऐसा लगा, शी फेल्ट एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन द टीचर्स टू डिसाइड, उसे लगा कि ये सारी बातें टीचर्स पे डिपेंड करती है कि वो क्या डिसाइड करता है। दे वुड डिसाइड हु वुड बी प्रमोटेड, वो डिसाइड करेंगे कौन प्रमोट होगा नेक्स्ट क्लास में, और बी केप्ट बैक, या फिर उसे उसी क्लास में रखा जाएगा। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, ही वॉज इंडिफरेंट, यही बात बस नहीं है इतना ही, बल्कि वो आन के बिहेवियर के प्रति वो काफी इंडिफरेंट लग रहे थे, मतलब कि अजीब लग रहे थे, है ना, अजीब तरीके से पेश आते थे। अर्लियर, पहले तो ही लाफ्ड, उन्होंने हंसा, बट लेटर ही अलाउड आन टू टॉक इन द क्लास में उसे बात करने के लिए बाद में इजाजत देते थे। आफ्टर रीडिंग हर एसे, उसे उसके एसे पढ़ने के बाद। देयरफॉर, इसीलिए शी फेल्ट, उसे लगता है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। तो दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रॉम द डायरी ऑफ आन फ्रैंक का, आपको कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया, आपको ये पूरी की पूरी आंसर अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो गए, तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, इसमें कंजूसी मत करो। अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब द चैनल and share it to the needy, to the people, to your close ones, whoever are studying. That is all. Thank you. Bye bye. See you.